सभी को वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। सो कहते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ दिल से करते हैं तो मुझे लगता है उसकी इफ़ेक्ट 10 गुना ज़्यादा होती है। इज़ इट रियल? और कितनी चीज़ें हम बगैर फीलिंग के या बगैर दिल के करते हैं तो मुझे लगता है वो स्ट्रेस तनाव बढ़ते जाता है। राइट, दैट इज़ ऑल्सो द साइंस। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम दिल से कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमें फैमिली के वजह से, सोसाइटी के वजह से, मजबूरी के वजह से, कमिटमेंट के वजह से करनी पड़ती है ना। और वहीं से मुझे लगता है हमारे हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं, रिलेशन इशू शुरू हो जाते हैं, मनी के इशू शुरू हो जाते हैं। तो आज यही हम कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम दोनों को बैलेंस करें, बिकॉज लाइफ को बैलेंस तो करना है कि नहीं, मनी को और घर गृहस्थी को या स्पिरिचुअलिटी को, दोनों को बैलेंस करना है। अब ये बैलेंस कैसे करेंगे उसका साइंस समझते हुए करेंगे कि पहले मनी क्या है। कि काफ़ी सारे हमारे यूट्यूब वीडियो पे हमने बताया है कि मनी इज़ अ 6th एलिमेंट और हम बने अभी 5 एलिमेंट से। अभी आपने थोड़ी देर पहले मेडिटेशन किया 5 एलिमेंट्स का, इज इट राइट? शायद आप लोग में से शायद कुछ ने फर्स्ट टाइम किया होगा 5 एलिमेंट्स का मेडिटेशन। तो भगवान ने हमें भेजा है 5 एलिमेंट्स का एक्सपीरियंस लेने को, उसके कुदरत की जो भी क्या कहते हैं, नेचर के जो भी अलग अलग तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको एंजॉय करने के लिए हमें भेजा। लेकिन शायद हम सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहे, हमें बॉडी के वजह से कुछ ज़्यादा प्लेजर्स की ज़रूरत पड़ी, तो हम काफ़ी चीज़ें को डिमांड करने लगे धीरे धीरे। तो शायद इसी के वजह से ये लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ें डेवलप्ड हुई। बिकॉज बहुत साल पहले शायद ये नहीं था, लोग खुश थे, टेलीफोन भी नहीं थे, राइट, तो भी लोग खुश थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को लगा कि भाई इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, तो किसी ना किसी ने इसको इन्वेंट किया, किसी ना किसी ने इसको बनाया, गैजेट्स को बनाया करके। अब कैसा है कि एक सन रेज होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की वेव्स होती है, उसमें फ़र्क होता है कि नहीं? दोनों की तरंगों में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है, यहाँ कुदरत की ऊर्जा शक्ति है और यहाँ पे एक वोल्टेज होता है, राइट, ये एक फ़र्क होता है करके। तो ये जब दो इलेक्ट्रिकल चीज़ें आती है तो अब आप इम्पोर्टेंस किसको देते हो? आप सन को देते हो या इलेक्ट्रिकल चीज़ों को देते हो? आपने सुना होगा कि अमेरिकन कंट्री या यूरोप कंट्री में लोग बहुत डिप्रेशन में जाते हैं या उन्हें ऐसी ऐसी बीमारियां होती है, स्पेशली उन्हें फूड एलर्जीज ज़्यादा होती है, आपने सुना होगा बाहर के देशों में, क्योंकि वो लोग ज़्यादा इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ ज़्यादा रहते हैं, सन लाइट के एनर्जी के साथ नहीं रहते वो लोग। इज इट राइट? उनका फूड भी रहता है तो सारा कुछ प्रिजर्वेटिव फूड होता है, पैक्ड फूड होता है, आर्टिफिशियली ये चीज़ें होती है करके। तो जितना नेचर से आप दूर भागोगे ना, उतनी ही आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डिस ईज होती है। मतलब पहले डिस ईज होती है, फिर डिजीज होती है। मतलब पहले हम इजी से निकल जाते हैं, है कि नहीं? हमारे सेल के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर जो भी कुदरती शक्तियां चाहिए वो अगर नहीं मिलती है और ये सारी चीज़ों के साथ हम रहना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और इसी के वजह से स्टोन होता है, फाइब्रॉइड होता है, फिस्टुला होता है, या हार्ट ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्रेन हेमरेजेस होते हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, डायबिटीज, अस्थमा, ये सब क्यों होते हैं? बिकॉज सेल को नेचुरल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नहीं चाहिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब आपने देखा होगा कोरोना का समय आया था तो कितनी तो स्लम एरियाज में, मतलब या गांव की एरिया में, उन्हें तो पता भी नहीं था कोरोना क्या चीज़ है और वो अपना काम कंटिन्यू किए जा रहे थे, बिकॉज वो नेचर के साथ थे, वो लेबर वर्क कर रहे थे, अपनी हार्डशिप कर रहे थे, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। इज राइट? हम तो अच्छी सी 4 दीवारों के अंदर रहते थे, एसी के कमरे में बैठे रहते थे और तो भी हमें कोरोना हो गया, बिकॉज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ रहते थे, नेचर के साथ नहीं रहते थे। समझे? तो हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जिसको हम मेडिकल साइंस में इम्यूनिटी कहते हैं, वो वीक होता है जब आप आर्टिफिशियल एनर्जी के साथ रहने की कोशिश करते हो। अब ये मनी ऐसा सब्जेक्ट है कि ये मनी को कमाने के लिए हमें सारी आर्टिफिशियल चीज़ों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। आप खुद सोचना करके
कि आज सुबह आप उठते हो, आप ब्रश करते हो, तो ब्रश भी तो एक आर्टिफिशियल है। आप पेस्ट यूज करते हो, वो भी आर्टिफिशियल है। साबुन यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, वो भी आर्टिफिशियल है। मतलब आप सुबह से रात तक देखो कि हर चीज को आपने मॉडिफाई किया है, किसी भी चीज को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रखा है। भले आप मार्केट में जाके सब्जियां भी खरीदते हो, लेकिन उसको भी बाद में गर्म करते हो, पकाते हो, उबालते हो, फ्राई सब कुछ करते हो, उसका भी नेचुरल तत्व तक खत्म हो जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अब हम 85% आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे। मैं तो शायद कम कह रहा हूँ, मे भी ज़्यादा भी होता होगा, 90% भी होता होगा। अभी ये पिछले 2-3 दिन से जब मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, ये यहाँ की आपकी जो एरिया है वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है बॉम्बे जैसी हो गई है, जहाँ पे लोग सिर्फ टाइम और मनी के लिए जी रहे, पैसों के लिए जी रहे, राइट? भागे जा रहे हैं ये लोग भी यहाँ पे। लड़कियों को भी जब स्मोकिंग करते हुए मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लड़कियों को स्ट्रेस क्यों आना चाहिए। लड़कों को मैं समझ सकता हूँ करके, क्योंकि लड़कियों को तो डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत सारे कुदरत ने कुछ तरीके दिए हैं करके। लेकिन ऐसा है कि जितने लड़कियां लड़कों की कंपटीशन में आते हैं, मस्कुलिन एनर्जी के साथ आती है, उनकी भी नेचुरल फेमिनिन एनर्जी खत्म हो जाती है। तो लक्ष्मी जो एक कंपैशनेटली आनी चाहिए ना, वो अब आती है सिर्फ इंटेलिजेंसी से, समझिए, बुद्धि से आती है, नॉलेज से आती है, डिग्री से आती है, आपके स्टेटस से पैसा आ रहा है करके। मतलब आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी की वजह से नहीं आ रहा है, मस्कुलिन एनर्जी की वजह से पैसा आ रहा है, एंड दैट इज क्रिएटिंग द ग्रेट प्रॉब्लम इन द लाइफ। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? छोटा बच्चा जो बहुत इनोसेंटली जी रहा है, उसके साथ फेमिनाइन एनर्जी बहुत है 7 साल तक। 7 साल के बाद वो फादर के एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, मस्कुलिन एनर्जी के साथ। उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी मदर से डिटैच होता है, क्योंकि उसको पता चलता है पैसा तो देने वाले पापा ही है, तो मैं डायरेक्ट पापा से कांटेक्ट क्यों ना रखूं। 7 साल तक वो बोलता है, मम्मी पापा को बोलो ना मुझे साइकिल चाहिए, पापा को बोलो ना मुझे बर्थडे में ये गिफ्ट चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कहीं ना कहीं हमारी फेमिनाइन एनर्जी खत्म हो गई है, जो नेचुरल कुदरती शक्तियां हैं, और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल एनर्जीज क्रिएट हो गई है, बिकॉज हमें लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से या ज़्यादा इंटेलिजेंट रहने से ही पैसा आपके पास आएगा, ऐसा आप लोग को लगता है। एम आई राइट और रॉन्ग, मुझे बताओ। और शायद माँ बाप ने भी यही बताया बच्चों को, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा स्टेटस मिलेगा। तो 2-2.5 साल की उम्र से बच्चा एंड ऑफ द लाइफ तक यही सोचता है करके। तो पहले तो पेरेंट्स बच्चे को कंपटीशन में डालते हैं, एजुकेशन की कंपटीशन में डालते हैं, फिर वो खुद कॉर्पोरेट कंपटीशन में आता है, और उस कंपटीशन में इतना आगे आ जाता है कि वो अपने माँ बाप को भी पीछे छोड़ देता है। अभी मैं पिछले कुछ समय से कंटिन्यूस अब्रॉड जा रहा हूँ, तो मैं जितने भी अमेरिका वाले या लोगों को सिंगापुर दुबई में पूछता हूँ, आप यहाँ क्यों आए इंडिया छोड़ के? तो बोले भाई वहाँ हमें पैसे नहीं मिल रहे थे, इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, तो हम यहाँ पे आए करके। इज इट राइट? तो मतलब जो माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया उन्हें छोड़ के वो अब्रॉड चले जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि अब वो सही में टॉप लेवल की कंपटीशन में आ गए, और जब टॉप लेवल की कंपटीशन में आते हैं ना लोग, तब उनको परिवार छोड़ना पड़ता है, देश छोड़ना पड़ता है, अपनी घर जमीन सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी मदरलैंड छोड़नी पड़ती है। मेरा बड़ा भाई भी 22 साल से न्यू जर्सी में इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने उसको भी पूछा तू आया क्यों, तुझे मिला क्या यहाँ पे आके? तो बोले नहीं, इंडिया में मैं जब टाटा हॉस्पिटल में था मुझे 2,500 की सैलरी मिल रही थी, और जब मैं अब्रॉड आया तो मुझे सीधा 30 लाख की सैलरी मिल रही थी। मतलब इतना डिफरेंस था उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अब मैं उसकी लाइफ देख रहा हूं तो मुझे मेरी लाइफ काफी अच्छी लगती है। इसलिए अच्छी लगती है कि वो चीजें नहीं है जो उसके पास है, मटेरियल चीजों की बात कर रहा हूं, लेकिन वो चीजें हैं जिससे लोग मेरे से खुश है, और जिसकी वजह से मैं उनके साथ खुशी बांट पा रहा हूं। समझ के नहीं? मतलब हमारे इंडिया का एक कल्चर क्या है, फेस्टिवल का कल्चर है, और अगर आप उस ओकेशन में, उस फेस्टिवल में अपनों के साथ नहीं रह सकते, तो उस एनर्जी को का फायदा क्या, मुझे ये बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सोचो, मैं किसी पहाड़ी इलाके पे बैठा हूं और मैं आंख बंद करके बैठा हूं, तो मुझे तो ना कोई नज़ारा दिख रहा है, तो उस जगह पे बैठ के मेरा फायदा क्या है? आई हैव टू सी विद दैट माई आईज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि पैसा उतना कमाओ जितना आप अपने आप की फैमिली को सेटिस्फाई कर पाओ, या अपने आप को सेटिस्फाई कर पाओ। उसके बाद ये देखो कि ये पैसा उनसे तो दूर नहीं ले जा रहा है,
जिनके साथ अपने सपने शुरू किए थे, जो अपने थे। इज इट राइट और नॉट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमने मनी से लेके हम वेल्थ पे आ गए हैं। वेल्थ का मतलब है कि अक्यूमुलेशन, कि भाई हम कितना अपने स्टेटस को बना सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम कहते हैं मेरी ये इतनी प्रॉपर्टी है, इतना ऑर्नामेंट्स है, इतनी एफडीज है, मेरे इतने इंश्योरेंस है, और मेरी इतनी गाड़ी है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये हमारा माइंडसेट है जिसको हमें चेंज करना है। माइंडसेट को चेंज क्या करना है कि 5 एलिमेंट से दूर नहीं रहना है हमें, 5 सेंसेशन से दूर नहीं रहना है। अभी आप अपने 5 सेंसेशन से दूर हो गए, अपने फीलिंग से दूर हो गए, सिर्फ अपने लॉजिकल माइंड से और बॉडी के प्लेजर से जुड़ गए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको अपने 5 सेंसेशंस का कुछ पता नहीं है कि आपके अंदर सेंसेशंस कैसे चल रहे हैं, जो आपके ओरिजिनली ब्रेन सेंसेशंस थी, इज राइट? आपके ओरिजिनली फीलिंग सेंसेशंस थी, उससे आप दूर हो गए हो। आजकल आप देखो कि ये जो बड़ी बड़ी कैफेज भी बनती है, वो भी आजकल वुडन टाइप बनती है। आपने देखा कि नहीं? आप शायद चौकीदानी में भी गए होंगे कभी, इज इट राइट? और मतलब आप धीरे धीरे देखो, आप ऑर्गेनिक फूड पे लोग आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इतना आगे आ रहे हैं आर्टिफिशियल दुनिया में कि हमें अब क्रेविंग आ रही है उस चीज की। अब हमें लगता है यार कुछ दिन गाँव जाना चाहिए, कुछ टाइम ऋषिकेश जाना चाहिए, कुछ टाइम पे यहाँ जाना चाहिए, बनारस जाना चाहिए, बिकॉज अब समझ में आ रहा है आर्टिफिशियल दुनिया में आप कितने रहोगे, राइट? मैं जितनी बार भी दुबई जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर बार ये लोग कुछ ना कुछ इतनी आर्टिफिशियली चीज़ों को टर्न आउट कर देते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि भाई ओरिजिनली यहाँ था क्या। वो कहते हैं बस अब ये समुंदर का रुख बदल दिया है, ये यहाँ पे फ्लाईओवर बना दिया है, इधर का ये बंद कर दिया, इधर से ये चालू कर दिया है। मतलब वहाँ के राजा महाराजाओं ने मतलब कितनी चीज़ें ये आर्टिफिशियली क्रिएट की है, लेकिन उस कुछ समय उस प्लेजर को बहुत मज़ा आता है। उसके बाद आपको वही चीज़ें ना खोखली लगती है, वही चीज़ें आपको तकलीफ देती है। मैं राइट हूँ? आप खुद सोचो कि आप एक सब्जी सपोज आप खाते हो, रॉ खाते हो, आप उसको गैस पे रखते हो, उसमें फर्क है। उसी सब्जी को आप माइक्रोवेव में डालते हो, उसमें फर्क है कि नहीं? इज इट राइट? उसमें फर्क है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जला जला की चीजों को खाया जा रहा है। ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले रहे, कार्बन को अंदर ले रहे। और हमें चाहिए क्या अंदर? ऑक्सीजन तो चाहिए, कार्बन तो को बाहर निकालना है, कार्बन को अंदर थोड़ी डालना है। तो ये चीज यहाँ पे ये समझना है कि पर्पस क्या है हमारा लाइफ का। पर्पस है हमें अपने बॉडी के क्या कहते हैं, बॉडी की हेल्दी कंडीशन को एंजॉय करना। बॉडी की के अंदर आर्टिफिशियल चीजों का प्लेजर का एंकरिंग हो गया है हमारे अंदर। इसलिए आजकल का जो जनरेशन है वो देखो जैसे बाहर निकलते हैं ना, सारे वो लोग पैकेट्स खरीदते हैं, वेफर्स के पैकेट खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, बिकॉज उन लोगों को ये नेचुरल चीजें लुप्त हो गई है, कुदरती चीजें लुप्त हो गई है। हम तो बचपन में पेड़ों पे चढ़ के जामुन तोड़ के खाते थे। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब क्या वो लाइफ थी कि जहां पे लगता था हर चीज के लिए हम मेहनत करते थे। इज इट राइट? मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, मुझे याद है फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में, तो मैं 7 किलोमीटर पैदल जाता था। मेरी हॉस्टल और मेरी कॉलेज इतनी दूर थी, बिकॉज मैंने बहुत सस्ती हॉस्टल खरीदने के चक्कर में दूर लिया था। मेरे कुछ पैसे वाले फ्रेंड्स थे, उन्होंने अपने कॉलेज के सामने ही हॉस्टल ली थी। मैंने कहा भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं 250 रुपये एफोर्ड कर सकता हूँ पर मंथ। तो वो कह के आपको बहुत दूर रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो इतना 7 किलोमीटर चलना आना जाने में मतलब कितनी डिटॉक्सिफिकेशन होती थी, बॉडी की इम्यूनिटी कितनी अच्छी रहती थी। तो लोग मुझे बोलते थे तू बीमार नहीं पड़ता है? हम लोग तो हर 2-4 दिन में बीमार पड़ते, मेरे दूसरे फ्रेंड्स बोलते। तो तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों है, लेकिन बाद में जब ये साइंस में आया तो समझ में आया कि जितना आप कम चलोगे तो डेफिनेटली टॉक्सिन्स बॉडी में ज़्यादा ही रहने वाले, जितना ज़्यादा चलोगे तो बॉडी इतनी ज़्यादा फिट रहेगी, राइट? उसके बाद फिर मैंने किसी भी तरह से 500 रुपये की साइकिल खरीदी इंस्टॉलमेंट पे उस टाइम पे, और फिर सेकेंड ईयर मेडिकल में मैं साइकिल से आता था जाता था करके। तो वो भी मेरी एक एक्सरसाइज होने लगी। और उस टाइम पे मैंने एक्यूप्रेशर सीखे। जब मैंने एक्यूप्रेशर और योगा सेकेंड ईयर में सीखा था, तब मुझे समझ में आया कि हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं, और आपके साइकिल चलाने से, पैदल चलने से वो पॉइंट्स दबते हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपके मैरिडियंस अच्छे रहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? आप योगा करते हो तभी भी आपके कोई ना कोई आसन के वजह से आपके कोई ना कोई पॉइंट्स दबते हैं, कोई ना कोई आपके जॉइंट्स ओपन होते हैं, आपके मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, टेंडन्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है,
आपकी साइनोवियल फ्लूइड्स ज़्यादा बनती है, सिक्रीशंस ज़्यादा बनता है। तो तभी मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, वो तो मेरी एक मजबूरी थी कि जिसके वजह से मैं पैदल चल रहा था, साइकिल पे चल रहा था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस करने लगा और जब मैंने पेशेंट को डायग्नोसिस करने लगा और मैं देख रहा पेशेंट हजारों लाखों रुपए डाल रहे इन्वेस्टिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ये क्यों इतना पैसा डाल रहे? क्योंकि उन्होंने कंफर्ट क्रिएट किया था अपनी लाइफ में। ये मुझे समझ में आया। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने जितना कंफर्ट क्रिएट किया पैसों के वजह से ना, इतनी हमारी हेल्थ खराब होती गई और उतना ही पैसा हमें मेडिकल साइंस में डालना पड़ा, ट्रीटमेंट में डालना पड़ा। तो फिर हमारे लाइफ का फिर पर्पस सॉल्व ही कहाँ हुआ? मुझे ये बताओ। आपका जो एक कहते हैं ना, आपका जो बिलीफ सिस्टम था, जिसको मैं कहूंगा कि वही रॉन्ग होता गया। आपकी जो मान्यता थी वही रॉन्ग, कि जितनी सुख सुविधाएं मिलेगी ना, इतनी मेरी लाइफ अच्छी होगी। ये बिलीफ सिस्टम बन गई है हमारी। एम आई राइट और रॉन्ग? और यही गलत हो गया। हमें लग रहा था हमारे पूर्वज कितने गरीब थे, वो लोग ये सब चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाए। हम कितने लकी हैं, हमारे पास ये सारी चीज़ हैंड्स पे है, मोबाइल है, ये ईयरबड्स है, ये हर चीज़ हैंड्स। लेकिन वो लोग हमसे ज़्यादा सुखी थे और हमसे ज़्यादा हेल्दी थे। इसलिए वहाँ उस समय ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं थी, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं थी, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ भी नहीं होती थी। ना बाढ़ इतनी आती थी, ना भूकंप आता था, ना वायरस आते थे, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। बिकॉज वो लोग बहुत नेचुरली चीज़ों को जीते थे। इज इट राइट और रॉन्ग? शायद मे बी वो मेरे जैसे मजबूरी से जीते थे कि उनके पास पैसा नहीं था तो वो पहाड़ों पे चलते थे, या उनके पास इतने कुछ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी जिसके वजह से इनकी एनर्जीज बिगड़ती थी। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन जैसे जैसे मैं कहता हूँ ना कि हमारा ये जो एग्जिस्टेंस है, ये गॉड से ह्यूमन क्या कहते हैं, ह्यूमन एनवायरमेंट में आया। मतलब हम गॉड के एनवायरमेंट से ह्यूमन एनवायरमेंट में आए। ह्यूमन एनवायरमेंट का मतलब कि हर एक के पास सुख सुविधाएं हैं। हम किसी को पूछते भाई आपके पास क्या है, आपके पास क्या है? इज इट राइट और रॉन्ग? यही हम पूछते ना। एक्चुअली देखा जाएगा तो किसी के पास कुछ चीजें होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत हेल्दी है। इट डजंट मैटर। ये हेल्थ आपकी कैसी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको अंदर से फील क्या हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है करके। अगर आप नेचर को एंजॉय नहीं कर सकते हो या नेचर के साथ नहीं रह सकते हो, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हो। और वो आप, पैसा आ रहा है आपके पास, चीजें आ रही हैं आपके पास, लेकिन आप अपने आप से दूर हो रहे हो, गॉड से दूर हो रहे हो, एनवायरमेंट से दूर हो रहे हो, निसर्ग से दूर हो रहे हो, नेचर से दूर हो रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि फिर हमारी एंड क्या होगी? आप खुद सोचो, क्या होगी हमारी एंड? यही होगी वेंटिलेटर पे, यही होगी पैरालिसिस पे, बेड पे, हॉस्पिटलाइजेशन पे? मुझे बताओ कहाँ होगी? क्योंकि जो चीज़ें कुदरत ने दी है उसको तो हम ले नहीं रहे, और जो चीज़ें मैन मेड क्रिएटेड है हम उसी में ज़्यादा इंजॉय करते जा रहे हैं करके। तो हम गॉड से दूर रह रहे हैं, ये हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा क्रिएट हो गया है करके, और इसके वजह से हम सफ़र ज़्यादा हो रहे हैं। और रिलेशनशिप में भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अब देखो ये पैसा, रिलेशन, अब देखो कैसा जुड़ सकते हैं हम, कि हम अपनी जब चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो घर में दूसरे जो लोग रहते हैं ना, वो हमें धीरे धीरे सेल्फिश समझते हैं कि जब भी पैसा आता है आप तो अपने लिए चीज़ें खरीदते हो, अपनी सुख सुविधाएं देखते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? सोर्सेस तो आपके पास लिमिटेड है। घर में कितने आते हैं आपके? 30,000 आते हैं, 50,000 आते हैं, जितना भी पैसा आता है। हर एक आदमी जब पैसा आता है ना, उसके पहले वो अपनी चीज़ों के बारे में सपने देखता है कि मैं उससे क्या खरीदूंगा। इज इट राइट और रॉन्ग? हर आदमी वैसा ही सोचता है। तो वो ये नहीं सोचता है कि चलो ये पैसा आने के बाद मेरे घर वालों के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, या मेरे पेरेंट्स के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, या मेरे घर गृहस्थी के लिए मैं क्या सुख सुविधाएं, नेचुरल निसर्गिक सुख सुविधाएं ले सकता हूँ। ये कभी इंसान नहीं सोचता है। वो सोचता है यार ये मेरा मोबाइल 3 साल जूना हो गया, अब ये साल सैलरी, ये महीने की सैलरी में ये मोबाइल खरीदूंगा, अब मैं ये कपड़े खरीदूंगा, ये शॉपिंग करूंगा। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कहीं ना कहीं इस पैसों की वजह से पहले आप हेल्थ से डिटैच्ड हुए, फिर आप अपने फैमिली मेंबर से डिटैच्ड हुए, अपने रिलेशन से डिटैच्ड हो गए। अब समझ में आ रहा है आपको? इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। पहले जैसा घर में अनाज आते थे, खेतों में से अनाज आते थे, वो अनाज सब में बंटता था। जो भी चीज़ें आते थे तो डेफिनेटली सारे फैमिली में वो चीज़ बंट जाती थी।
अब ऐसी चीजें नहीं आती है घर में जिससे हम बांट सके। हम उसको लॉक करते हैं, हम उसको यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉक करते हैं कि ये कितनी भी महंगी चीज हो मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। इज इट राइट और रॉन्ग? चाहे लैपटॉप है, मोबाइल है, कोई भी चीज, ये भी चीज है, सारी चीजें मुझे शेयर नहीं करनी, मुझे अपनी 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 चीजें बनानी है। तो आपको नहीं लगता यहाँ रिलेशनशिप के इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे आपके साथ? क्योंकि हर एक आदमी अपने सपने पूरे करने में बैठा हुआ है। पहले ऐसा नहीं था। हम अगर सोचे अपने दादा दादी की बातें, नाना नानी के, वो सोचते थे कि भाई बच्चों को कैसे हम कुछ पढ़ाएं लिखाएं, स्कूल में भेजें, उसके लिए कुछ किताबें लेके आएं। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब वो चीजें थी, राइट? तो उससे क्या होता था कि किताबों को कोई लॉक नहीं कर सकता था, अनाज को कोई लॉक नहीं कर सकता था, मुझे बताओ। लेकिन आज जितनी भी चीजें इंसान ने बनाई है, हर चीज को लॉक किया जाता है। और हमारे रिश्ते भी लॉक हो गए, अभी हेल्थ भी लॉक्ड हो गई है हमारी। इसलिए आपने देखा जब लॉकडाउन हुआ था, राइट, तो लॉकडाउन ही एक ऐसा पीरियड था जहां पे हमने हर उस चीज को अनलॉक किया था जिसको इतने साल से हमने लॉक करके बैठे थे। अब समझ में आ रहा है ये लॉकडाउन क्यों क्रिएट हुआ था? बिकॉज हमने रिश्तों को लॉकडाउन किया था, हमने एनवायरमेंट से अपने आप को लॉक किया था, हमने सेल्फ रियलाइजेशन को लॉक किया था, हम मेडिटेशन को हमने लॉक किया था, हमने एक्सरसाइज को लॉक किया था। तो कितने लोगों ने लॉकडाउन में एक्सरसाइज शुरू की, योगा शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुरू की, मंत्र चैंटिंग शुरू किए, पूजा पाठ करना शुरू किया। मतलब जो चीजें आपने नहीं की थी वही चीजें आपने शुरू की कि नहीं? लेकिन मुझे परसों ही एक ड्राइवर ने यहाँ पे बताया, जब मैं आ रहा था, मुझे कहा सर आपको पता है लॉकडाउन के वक्त दिल्ली का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था, ये इतना अच्छा था, कोई पॉल्यूशन नहीं था, और जैसे छूटा धीरे धीरे वापस ऐसे पॉल्यूशन हुआ। तो डेफिनेटली ये चीजें होती है कि वापस हम पैसों के लिए भाग रहे हैं और वापस हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? और हम सिर्फ बाहर के वातावरण को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, उस वातावरण को जो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको हम इनहेलेशन से अंदर भी तो ले रहे हैं कि नहीं? तभी तो सैचुरेशन लेवल इतना डाउन होते जा रहा है, तभी तो इम्यूनिटी इतनी डाउन होती जा रही है कि नहीं? हम जितनी भी ऑरा की रिसर्च कर रहे हैं पिछले 17-18 साल से, हम देख रहे दिन ब दिन लोगों की ऑरा सिकुड़ते जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको भी समझा रहा था, राइट, कि कैसा ऑरा सिकुड़ते जा रहा है, एनर्जी फील्ड्स श्रिंक होते जा रही है। ऑरा एक्सपांड होना चाहिए, एनर्जी एक्सपांड होनी चाहिए, जिसमें हमारे साथ जो भी रहना वो और ज्यादा हेल्दी हो और ज्यादा पॉजिटिव हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमने अपने आप के ऑरा को लॉक कर दिया है। हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी किसको देना ही नहीं चाहते, हालांकि पॉजिटिव एनर्जी है भी नहीं, देखा जाएगा तो देंगे भी किसको? यू गॉट माय पॉइंट? मतलब सिर्फ हम सोचते हैं कि अब पॉजिटिव एनर्जी रही कहाँ, थोड़े पहाड़ पे जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, शिमला जाएंगे, मसूरी जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे तो शायद पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी मिलेगी। वापस ऐसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहेंगे तो कहाँ आपको एनर्जी मिलने वाली है? मैं काफी साल पहले बैंगलोर जाता था, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, आजकल मुझे बैंगलोर में भी नहीं मिल रही है, राइट? काफी साल पहले गोवा में भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। गोवा में मैंने शुरुआत तो एक्चुअली पंचगनी से की, आपको शायद पता होगा, महाराष्ट्र में पंचगनी करके एक जगह है जो इंडिया का बेस्ट आइकॉनिक प्लेस है फॉर मैक्सिमम ऑक्सीजन। मैं वहां पे मैक्सिमम रिट्रीट्स करता था, साल में 15-20 रिट्रीट करता था। अब मैं साल में मुश्किल से 1-2 रिट्रीट करता हूँ, क्योंकि अब वहां पे भी ऑक्सीजन नहीं रहा इतना जो पहले था, बिकॉज हम अच्छे एनवायरनमेंट की तलाश कर रहे हैं। तो अभी हम धार्मिक जगहों पे कर रहे हैं, वृंदावन में, शिरडी में, ऋषिकेश में 5-5 दिन की रेसिडेंशियल रिट्रीट कर रहे हैं। तो लोगों को हम वहाँ अनलॉक करते हैं, हम उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनकी साइकिक सर्जरी करते हैं, एट्यूनमेंट करते हैं, शक्तिपात करते हैं, योगा करवाते हैं, उनको पूरा 5 दिन अनलॉक करते हैं। जैसे 5 दिन अनलॉक करते हैं तो 3 महीने 6 महीने के लिए वो पूरे चार्ज हो जाते हैं, बाद में वापस उनका ऑरा सिकुड़ जाता है, फिर वापस उनकी बॉडी को सर्विसिंग में डालना पड़ता है, जैसे हम गाड़ियों को डालते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? हमारी गाड़ी के भी टायर्स के अलाइनमेंट जाते हैं तो वापस अलाइनमेंट लेके आना पड़ता है, अदरवाइज आप स्टेयरिंग छोड़ोगे तो राइट में या लेफ्ट में गाड़ी भागती है। तो हमारी भी बॉडी ऐसी है कि अगर हम जैसे खाली बैठने सोचें, तुरंत हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन डिसअलाइंड है और यहाँ वहाँ दिमाग भागता है, हम शांति से नहीं बैठ सकते। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मुझे ये बताओ कि तो फिर हम इंजॉय कहाँ कर पा रहे हैं? हमारी बिलीफ सिस्टम जो मनी की है वो ये है कि बस हमें मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है। हम कभी ये नहीं सोचते कि मुझे पैसा चाहिए लेकिन मुझे गॉड, एनवायरमेंट और अपने लोगों के साथ ज्यादा रहना है।
ये 3 चीज आप डिसाइड कर लो अभी। मुझे गॉड के साथ रहना है, मुझे एनवायरमेंट के साथ रहना है, और मुझे अपने लोगों के साथ रहना है। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन ये तीनों चीज से हम दूर हो गए, अपनों से दूर हो गए, नेचर से दूर हो गए, गॉड से दूर हो गए करके। और जितने लॉज आप ब्रेक करते हो ना, उसकी भरपाई आपको हॉस्पिटल में ही पे करनी पड़ रही है, और कहीं नहीं पे करनी पड़ी। ये चीज ध्यान में रखना करके। हमने इतनी आर्टिफिशियली फार्मास्यूटिकली हमने मेडिसिन बनाई कि जितने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट आप नहीं खाते हो ना, इतने ही हम आपको मेडिसिन के फॉर्म में खिलाते हैं। इज राइट? मल्टीविटामिन खिलाते हैं, कैल्शियम की दवाइयाँ खिलाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स खिलाते हैं, फॉलोआइट खिलाते हैं, सारी मेडिसिन आपको वही खिलाते हैं जो आपने नेचुरली नहीं खाई, अदरवाइज खिलाने की जरूरत क्या थी हमको? इज इट राइट और रॉन्ग? तो कहने का मतलब ये है कि हमें चेंज करना है। पहले बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, सेकंड हमारी एटीट्यूड को चेंज करना है, बिकॉज हमारा एटीट्यूड अभी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस से है, हमारा हेल्थ से एटीट्यूड नहीं है। पहले के ज़माने में कैसे ना लोग अपनी, जैसे दारा सिंह आप देखते कैसे अपनी बॉडी बताते थे ऐसे, वो उनका एटीट्यूड था, इसलिए उनको हनुमान जी का रोल मिलता था, वो उनका एटीट्यूड था। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन अभी हम कैसे बताते कि मेरे पास ये गैजेट है, ये गैजेट है, ये गैजेट है, मेरे पास ये इनकम है, ये सैलरी है, ये पे स्केल है, ये मेरा हमारा एक एटीट्यूड है। तो ये आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अब आपको साइंस यहाँ समझ में आ रहा है कि मनी सिर्फ इतना ही लेना है कि जितना हम अपनी चीज़ों को खरीद पाए, जो डेली खाने पीने की चीज़ें होती है, या कपड़े पहनने की चीज़ें होती है, या घर में रहने की चीज़ें होती है, इतना पैसा हमें चाहिए। राइट? क्योंकि मुट्ठी भर का आपका हार्ट है, मुट्ठी भर की आपकी आंतड़ी है, मुट्ठी भर का पैसा चाहिए, लेकिन हम पैसा 10 मुट्ठी भर का जमा करते हैं, और 9 मुट्ठी भर का हम बैंक में लॉकर में रखते हैं, या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंजॉय तो हम इतना ही करते हैं कि नहीं? इंजॉय कितना करते हो आप मुझे बताओ। कल ही मैं किसी को, परसों में बता रहा था कि आप चांदी की थाली में, सोने की थाली में भी अगर आप खाओगे ना, खाओगे तो रोटी सब्जी खाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर आप अंबानी के घर पे भी जाओगे, आप बोलोगे अरे इनके घर पे तो सारे सोने चांदी के बर्तन है, लेकिन खा क्या रहे हैं? वही तो खा रहे जो आप और हम खा रहे हैं, कोई नई चीज थोड़ी खा रहे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कहने का मतलब ये है कि आपको सही में अपनी इस मनी की साइंस की सिस्टम को चेंज करना है। आज की बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहते हैं ना, हुक एंड कुक करके या आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन ऑफ अ माइंड करके। मैंने डॉक्टर टोनी रॉबिन्स से अमेरिका में 2008 में NLP सीखा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उन्होंने मुझे 21 टेक्निक बताई कि मनी को कैसे अट्रैक्ट करते, पैसों को कैसे बनाते, मल्टीप्लाई करते। मैंने वो सारे टेक्निक्स अपनाए और सही में ज़बरदस्त रिजल्ट आया। लेकिन फिर मैंने जब अपनी ऑरा चेक की तो मुझे लग रहा था मैं अपने माइंड को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू किया जो सारे बदमाशियाँ करते हैं, और जैसे मैंने वो चीज़ों को कम किया, मैंने फिर स्पिरिचुअल लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया। तब मुझे डिफरेंस समझ में आया कि ये वेस्टर्न कंट्री वाली सब कुछ उनके पास है, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ उनके पास है, लेकिन उनके पास एक्चुअली नहीं है तो वो एनवायरनमेंट नहीं है, एक्चुअली नहीं है तो उनके पास उनकी फैमिली नहीं है, एक्चुअली नहीं है तो उनके पास गॉड के एथिक्स नहीं है। इज इट राइट और रॉन्ग? मुझे आप बताओ करके, हॉनेस्टली बताओ। वो लोग जब इधर आते हैं, मरते हैं हरिद्वार की आरती अटेंड करने के लिए, मरते हैं यहाँ पे बनारस जाने के लिए। जब इंडिया में वो लोग आते हैं तो क्यों मरते हैं? क्योंकि चीज़ें ही नहीं मिलती। भागे तो वहाँ पे पैसों के लिए थे, लेकिन समझ में पैसे मिलते मिलते वो सारी चीज़ें गायब हो गई जिससे उनकी तो लाइफ की शुरुआत हुई थी। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब पहले तो लोगों ने ब्रश इस्तेमाल किया, हाथों से ब्रश करने का, अब तो इलेक्ट्रिकल ब्रश है, उनको अपना हाथ भी नहीं चलाने। आप सोचो कितनी चीज़ों को हम आर्टिफिशियल मतलब वोल्टेज से क्रिएट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल वोल्टेज से क्रिएट कर रहे हैं। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसको हम शिव शक्ति कहते हैं, अपने कल्चर में कहते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? और हम आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे लगता है ये बैटरी की अंदर की एनर्जी ख़त्म हो गई तो वापस चीज़ें वैसी की वैसी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आर्टिफिशियली चल रही है कि नहीं। चाहे आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, हर चीज़ आर्टिफिशियली चल रही है। आप भी खुद अभी आर्टिफिशियली चल रहे हो, बिकॉज बाहर से वोल्टेज ले रहे हो, आप अपनी एनर्जी के साथ नहीं चल रहे हो। मुझे बताओ। और अगर आपको अपनी एनर्जी के साथ चलना है
तो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, चाहे आप रामदेव बाबा का योगा करो या श्री रविशंकर का सुदर्शन क्रिया करो या ब्रह्म कुमारी के राजयोग करो, कहीं ना कहीं आपको नेचुरली ये चीजों को रिएक्टिवेट करना होगा। और जिस दिन आपने इस चीज को समझ में आया तब आपको समझ में आएगा कि रियल सक्सेस एंड रियल हैप्पीनेस क्या है, तब आपको समझ में आएगा। बिकॉज आपने उस चीज का अब काफी समय से, काफी सालों से उस रियल हैप्पीनेस से आप दूर चले गए हैं, आप प्लेजर में आ गए हो। हमारे पास देखो 4 चीजें होती है, बॉडी का प्लेजर होता है, माइंड की हैप्पीनेस होती है, राइट, हार्ट की जॉय होती है और सोल की पीस होती है। ये 4 चीजें होती है, इज इट राइट? लेकिन मरने के बाद हम बोलते हैं हिज सोल रेस्ट इन पीस, हम ऐसे बोलते हैं। तो हम जिंदा है तब हम पीस में क्यों नहीं रह रहे? जिंदा है तब हम हैप्पी क्यों नहीं रह रहे माइंड से? जिंदा है तब हम जॉयफुल क्यों नहीं रह रहे? हम सिर्फ प्लेजर से जी रहे। जब तक हम जिंदा है तब तक हमें वो टेस्ट मिल रहा है, अरे यार ये नेचुरल्स की आइसक्रीम ये ऐसी है, ये वैनिला की आइसक्रीम का टेस्ट ऐसा है, इसका मतलब हम उस टेस्ट से रह रहे करके, प्लेजर के इससे रह रहे करके, हैप्पीनेस से नहीं रह रहे। और हमारा सक्सेस का भी जो फंडा है ना, सक्सेस का फंडा कंपटीशन का है कि उससे मैं आगे गया मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया। इज इट राइट और नो? बच्चा स्कूल से जब आता है ना तो उसको पूछता है कि भाई तेरे फ्रेंड को कितने मिले, तो पहले से माइंड सेट होता है, अच्छा उससे कंपेयर करना मतलब मेरा सक्सेस है। उसको ये नहीं पूछते कि पिछली बार से तुझे इस बार अच्छे मिले, उसको ये पूछते तेरा जो दोस्त तेरे साथ घूमता है ना उसको कितने मिले, अच्छा 80, देख तुझे 75 मिले, मतलब अभी भी तू 5% उससे पीछे है। ऐसे करके उसको एक्चुअली सक्सेस ये बताते कि सक्सेस बाहर से मिलता है और सक्सेस कंपटीशन से मिल रहा है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हम डॉक्टर के पास भी जाते तो ये सोचते कि ये डॉक्टर ने कंसल्टिंग चार्ज कितना लिया और इसने कितना लिया, इसने 3 दवाई दी, इसने 5 दवाई ली। मतलब हम लोग तो सोचते हैं कि भाई इसमें भी कंपटीशन है। इज इट राइट और रॉन्ग? हर चीज में हम कैलकुलेशन करते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कैलकुलेशन से कभी लाइफ मत जियो, कभी भी मत जियो। हर जगह अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस सोचोगे ना तो मुझे लगता है कि आप अपने रियल हैप्पीनेस से आप दूर चले जाओगे। बिकॉज रियल हैप्पीनेस को प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे बताओ, अगर मैं आपको पानी की प्यास लगी है, मैं आपको पानी पिलाऊं तो उसमें क्या कंपटीशन आ सकती है? आ सकती है। मैं अगर आपको कहूं कि चलो थोड़ी देर हम सन रेज लेते हैं तो उसमें क्या कंपटीशन आ सकती है? मैं आपको कहूंगा चलो हम गंगा स्नान करते हैं तो क्या उसमें कंपटीशन आ सकती है? मतलब कोई भी 5 एलिमेंट्स जो एनवायरमेंट की है उसमें मुझे बताओ कहाँ कंपटीशन है? कहीं भी तो नहीं है। जो आर्टिफिशियली चीजें बनी है ना, कंपटीशन उसमें रहती है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो धीरे धीरे आप समझो कि आपका जो ये क्रिएशन है, जो राइट ब्रेन है, वो एक्टिव होना चाहिए। अभी आप है ना सभी लोग मैक्सिमम लेफ्ट ब्रेन से जी रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर लॉजिकल ब्रेन, एनालिटिक ब्रेन से चल रहे हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रेन से चल रहे हो आप, राइट ब्रेन से नहीं चल रहे हो जो आपका एक्चुअली आर्टिस्टिक ब्रेन है, क्रिएटिव ब्रेन है। अब खत्म हो गया। अब आपको जो फीड किया गया ना पढ़ाई लिखाई करते वक्त, और जो डिग्री आपको हाथ में दी गई है या जहां पे आप जॉब करते हो ना, आपको 4 काम बताया गया कि ये चीज ऐसे करनी, ये चीज ऐसे करनी, ये चीज ऐसे करनी है, और आप सिर्फ उसी तरीके से करते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई कि नहीं? और जिस समय क्रिएटिविटी खत्म होती है ना, एडिक्शन वहां से शुरू होता है। ये चीज ध्यान में रखना। ये जितनी भी स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको की आदतें, पब, डिस्को की क्यों होती है? क्योंकि क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। आप फिर से ड्राइंग शुरू करो, फिर से गाना गाना शुरू करो, फिर से डांस शुरू करो। इज इट राइट? फिर से कुछ तो ऐसी नई इनोवेटिव चीजें करो जिससे आपकी एडिक्शन खत्म हो जाएगी। बिकॉज लेफ्ट ब्रेन स्ट्रेस में आ गया है क्योंकि वो बहुत लॉजिकल काम करते थक गया, तो उसको स्मोकिंग करना पड़ता है, उसको कुछ अल्कोहल लेना पड़ता है करके, राइट? लेकिन अगर आपने लेफ्ट ब्रेन को थोड़ा शांत कर दिया और राइट ब्रेन में शिफ्ट हो गए और अपने क्रिएटिविटी के लिए कुछ ना कुछ आपने तरीके इस्तेमाल किए, तो उसको सिगरेट तंबाकू की क्या जरूरत पड़ेगी? उसको स्टिमुलेशन की क्या जरूरत, उसको निकोटीन की क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे बताओ, पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मतलब ये जो भी लोग ज्यादा लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं, आप देखना वो लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद वो कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी सोते हैं, कभी नहीं सोते हैं, इनके हार्मोनल इतने इम्बैलेंस होते हैं, इन्हें समझ भी नहीं आता, बिकॉज इतना स्ट्रेसफुल हो गया अपना लेफ्ट ब्रेन। इज इट राइट और रॉन्ग?
और भगवान ने इतना आपका जबरदस्त राइट ब्रेन क्रिएटिव बनाया है और उसको तो आपने साइड में रख दिया है, तो फायदा क्या है मुझे बताओ। तो ये चीज को अभी आप स्टार्ट करो और आपका जो वर्क है ये आपका धीरे धीरे शिफ्ट होना चाहिए फ्रॉम हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क टू नो वर्क। नो वर्क का मतलब है गॉड्स वर्क। भगवान ने क्या क्या काम किए ये मुझे बताओ। भगवान ने कौन सा जॉब किया? आपके जितने भी गुरु हैं, जिसको भी आप मानते हो, मैं पूछना नहीं चाहता, मुझे बताओ कौन सा आपके गुरु कहीं जॉब करते हैं क्या? कहीं नौकरी करते हैं कोई गुरु? कोई नहीं करते, राइट। आप जितने भी ये मंदिर में देखते हो कहीं पे भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी एक्चुअली नहीं होती है, लोग अपने मन से पेटी में पैसे डालते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? ये पुजारी चलो कुछ भी क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन देखा जाएगा तो आप अपने भाव से, अपनी फीलिंग से, अपने फेथ से पैसे डालते हो कि नहीं? चाहे तिरुपति में गोल्ड डाल देते हो, कोई अपने बाल डोनेट करता है, कोई अपनी गाड़ियां भी डोनेट करते हैं, कुछ भी देते हैं, आप कहाँ से देते हो? फेथ से देते हो करके। तो दैट कम्स इन द गॉड्स वर्क और नो वर्क सिस्टम में आता है। तो दिन में आधा घंटा या 1 घंटा मैं कहता हूं नो वर्क में आ जाओ, सिर्फ हाफ एन आवर या 1 आवर, तो आपके 23.5 घंटे तो बहुत जबरदस्त जाएंगे। मतलब आज मैं आपको सिर्फ 2 ही चीजें एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक, आपका राइट ब्रेन ज्यादा यूज करो, क्रिएटिव ब्रेन यूज करो। सेकेंड, आपका नो वर्क शुरू करो। नो वर्क इज कॉल्ड सुपर कॉन्शियस माइंड। ये आपका जो एक एक्स्ट्रा पार्ट है ब्रेन का या माइंड का, जो लोगों को पता नहीं है, जो आप यूज करोगे उसको हम कहते हैं द स्पिरिचुअल माइंड या स्पिरिचुअल ब्रेन, कि जो हमें गॉड से, एनवायरमेंट से कनेक्ट करवाता है, बस और कुछ नहीं करना है। फिर आप योगा करोगे तो कनेक्ट हो जाओ, मेडिटेशन करोगे तो कनेक्ट हो जाओ, हीलिंग करोगे तो कनेक्ट हो जाओ, आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन करोगे तो कनेक्ट हो जाओ, आप एनवायरमेंट के साथ थोड़ी देर बातचीत करो, पेड़ पौधों के साथ बातचीत करो, तो भी आप स्पिरिचुअल हो, तो भी आप गॉड से कनेक्टेड हो। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब वो इनोसेंसी रिएक्टिवेट करो। इज इट राइट? बहुत इंटेलिजेंसी एक्टिवेट कर ली है, अब टाइम आ गया आपका इनोसेंस को एक्टिवेट करने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो अपना इनर चाइल्ड है ना, जो छोटे से पत्थर से लेके भी बात करता है कि चलो मैं अभी है ना तुम्हें ऊपर फेंकता हूं तो तुम्हें जामुन को नीचे गिराना है, करके हम बचपन में ऐसे करते थे, और सही में वो जामुन नीचे आता तो हमें लगता था कि हाँ देखो मैंने इसको बोला ना तब इसने मेरा काम किया। सी दैट इज द इनोसेंसी। अब इंटेलिजेंसी कैसे है कि भाई हम किसी भी मशीन के थ्रू वो जामुन तुड़वाते हैं, पेड़ कटवाते हैं, क्या फायदा मुझे बताओ? इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि संन्यास लेना है, ब्रह्मचर्य लेना है, संसार छोड़ना है, सोसाइटी छोड़नी है, इच्छाएं छोड़नी है, डिजायर छोड़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है वो सारी चीजें स्पिरिचुअल एथिक्स के साथ पूरी करनी है, नेचर के लॉ के साथ पूरी करनी है। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में कि नहीं? ये जितने भी संत साधु, बड़े बड़े गुरु है ना, सदगुरु है या ये ब्रह्म कुमारी की दादियां, जितने सुधांशु मान, ये लोग सब है ना इतना मेडिटेट करते, इतना योगा साधना स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं ना, तभी लोग इनके पास अट्रैक्ट होते हैं, तभी जाके लोग इतना डोनेट करते हैं, तभी लोग इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नहीं तो क्यों टाइम स्पेंड करेंगे लोग? लोग अपनों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उनके साथ घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं। हैव यू सीन और नॉट? क्यों करते हैं? क्योंकि उनके साथ एनवायरमेंट है, उन गुरुओं के साथ, उनके साथ एनर्जी। अंबानी जैसा बंदा भी तिरुपति के पुजारी को अपने घर पे बुला के पूजा पाठ करवाता है, हवन यज्ञ करवाते। आप सोचो क्यों करवाते? क्योंकि वो सारे पुजारियों के पास कहीं ना कहीं नेचुरल शक्तियां हैं, जो वो गायत्री मंत्र से क्रिएट कर रहे हैं, या ओम नमः शिवाय से कर रहे हैं, या वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो यही चीजें आप करो ना, आप उन पे डिपेंड क्यों होते हो? मुझे ये बताओ, क्यों होते हो डिपेंड कि नहीं ये चीज के लिए मुझे उसके पास जाना है, तब मुझे ताबीज मिलेगा, धागा मिलेगा, मंत्र मिलेगा, ये सब क्यों कर रहे हो? भगवान ने सबको सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपने कभी सोचा नहीं कि वो चीज मैं भी कर सकता हूं। इज इट राइट और रॉन्ग? जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था तो मैं भी डॉक्टरों के जैसे बोलता था, जब मैं हॉस्पिटल में का फिजिशियन था, कि हम तो दवा करते, दुआ आप करो, हम ऐसे ही बोल देते थे कैजुअली। तब पेशेंट बोलते थे ठीक है। अब जब मैं ये फील्ड में आया हूँ 98-99 से, तब मुझे समझ में आ रहा है दुआएं तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर थोड़ी दवाई दे सकते हैं, डॉक्टर भी तो दुआ कर सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर में भी तो वो सुपर पावर हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। और आप देखो कुछ कुछ डॉक्टर के पास सही में सुपर पावर्स होते हैं, और हम उन डॉक्टर कहते भी ये डॉक्टर हाथ लगा के ठीक हो जाते हैं।
कहते कि नहीं? क्योंकि उनका इंटेंशन भी प्योर है। काफी ऐसे मैंने डॉक्टर्स देखे और कि जो लोग है ना अनकंडीशनली सर्विस देते हैं पेशेंट्स को, अनकंडीशनली देते हैं, तो सही में वो पेशेंट बगैर दवाई के भी ठीक होता है या प्लेसिबो से भी ठीक हो जाता है वो। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कहने का मतलब ये है कि आप भी अपनी ये सारी दुनिया से, मटेरियल दुनिया से, पर्सनल दुनिया से थोड़ा इस तरफ आ जाओ, 2% 5% पहले आ जाओ। जैसे जैसे स्पिरिचुअल परसेंटेज आपका बढ़ते जाएगा ना, मेरा 98 से लेके अभी तक इतने 24 साल में बहुत लेवल तक 60-70% मेरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ गया है। ऐसा है, मैंने शुरुआत भी 2-4% से की थी करके, लेकिन जितना परसेंटेज मेरा बढ़ते जा रहा है ना, इतनी मेरी क्या कहती है स्ट्रगल, सफरिंग खत्म होते जा रही है, भाग दौड़ खत्म होते जा रही है, मतलब फालतू में भाग दौड़ खत्म होते जा रही है। मैं रिलैक्सली आराम से काम कर पा रहा हूं और पहले से 10 गुना ज्यादा पैसे कमा पा रहा हूं। जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था तो मेरी 14 घंटे की प्रैक्टिस होती थी, रात को भी लोग कॉल करते थे, इमरजेंसी में मुझे भागना पड़ता था। अब मुझे कोई इमरजेंसी का कॉल नहीं कर रहा है, कोई मुझे भागना नहीं पड़ रहा है किसी के लिए, किसी ड्रेन लोगों के साथ नहीं रहना पड़ रहा है, मुझे स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहने को मिलता है, मुझे पॉजिटिव लोगों के साथ रहने को मिलता है। अब डिफरेंस में समझ में आया कि नहीं? तो आपकी जो भी स्ट्रेंथ है ना, ये पहले फाइंड आउट करो कि आपकी स्ट्रेंथ किस चीज में है और उस स्ट्रेंथ को रीएक्टिवेट करो। और आपकी जो वीकनेसेस है ना, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ उसको डिसॉल्व करो। आपकी कमजोरी क्या है ये फाइंड आउट करो। मुझे डर लगता है, मुझे पब्लिक प्लेस में बोलना डर लगता है, मुझे लिफ्ट में जाना डर लगता है, मुझे अकेले रहना डर लगता है, या जो भी चीजें आपको लगती है ना, मुझे ड्राइविंग करने से डर लगता है, ये सारी जो वीकनेसेस है ना, ये सब चीज निकाल दो। बिकॉज ये चीज है ना आपको, आपके पास पैसों को आने नहीं दे रही है। और अगर पैसा आ भी जाता है ना, तो पैसे के साथ भी फियर आपके साथ रह रहा है कि पैसा कोई ले तो नहीं जाएगा, कोई चुरा तो नहीं लेके जाएगा। तो आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो पैसों को, क्योंकि अभी भी फियर तो है ना, पैसा आ गया आपके पास, इंटेलिजेंस की वजह से, बुद्धि के वजह से, डिग्री के वजह से पैसा तो आपके पास आ गया है करके, लेकिन आप सही में इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। मुझे बताओ, कर पा रहे हो? आप मर्सिडीज भी चला रहे हो, BMW भी चला रहे हो, इतनी महंगी गाड़ी खरीद भी ले, लेकिन फियर है तो डेफिनेटली एक्सीडेंट तो होने ही वाला है। इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके पास गोल्ड इतना है, आपने लॉकर में डाला है, शादी में आप निकाल नहीं रहे हो, आर्टिफिशियल गोल्ड पहन के घूम रहे हो क्योंकि फियर है कहीं आजकल चोरियां बहुत होती है। तो गोल्ड अपना लॉकर में पड़ा हुआ है और शादियों में क्या पहन रहे हो? आर्टिफिशियल पहन रहे हो। इज इट राइट और रॉन्ग? मुझे बताओ। तो ये सारी जो चीजें आपकी स्ट्रेंथ को रीएक्टिवेट करना है। आप जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना, साधना, इतनी आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ती जाएगी और इंटरनल वोल्टेज बढ़ती जाएगी। बाहर से आपको वोल्टेज की एनर्जी नहीं लेनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? और जितनी आपकी वीकनेसेस है ना, सबका लिस्ट बनाओ बचपन से लेके अभी तक। मैं तो आपको हॉनेस्टली बोलता हूँ, जितने लोगों ने भी आपको ताने मारे हैं ना, जितने लोग भी आपके बारे में बुरा बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं या पीछे भी बोलते हैं ना, एक्सेप्ट करो कि ये भी मेरा वीकनेस है और मुझे उस पर काम करना है। ये मत बोलो नहीं नहीं ये तो बकवास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। जो चीजें आपको नहीं दिखती है ना, शायद उनको दिखती है। बिकॉज आज जब आप आईने पे देखते हो, आप आपका आगे का चेहरा देख सकते हो, पीछे का देख सकते हो। जब आप हेयर कट करने के लिए जाते हैं ना, तो बाद में वो पीछे आईना दिखाते कि नहीं? दिखाते कि नहीं? मतलब हम पीछे का बाल जब नहीं देख सकते तो अंदर का माइंड क्या देख पाएंगे? अंदर कितना कूड़ा कचरा भरा है, क्लटर भरा है, कौन देख पा रहा है? कोई तो नहीं देख पा रहा है। तो सामने से जब लोग बोलते हैं यार तुम्हारे में गुस्सा तो बहुत है, तुम्हारे में एटीट्यूड तो बहुत है, जब ऐसे बोलते हैं ना, एक्सेप्ट कर लो कि चलो मुझे काम करना है, भगवान ने शायद इसको भेजा है मेरे वीकनेसेस को बताने के लिए, तो लेट मी वर्क ऑन इट। ये क्लियर हो गया आपको? क्योंकि ये जितने लोग हैं ना हमारे आसपास, ये सारे मिरर इमेज वाले, सारे आईने वाले, ये हमें अपने अंदर का पार्ट बताते, हमें तो बाहर का पार्ट पता है। इज इट क्लियर और नहीं? राइट? जब सर्जन सर्जरी करता है ना, वो आपके अंदर के पार्ट को बताता है कि आपके अंदर इतनी गांठ थी, ऐसा स्टोन था, ऐसा फाइब्रॉइड था, ऐसी सिस्ट थी, वो अंदर का पार्ट बताता है। तो सर्जन झूठ बोल सकता है? बोल सकते नहीं, क्योंकि वो अंदर चला गया है करके। समझ में कि नहीं? तो जो गुरु भी है ना, जो आपके अंदर देखता है, वो आपके अंदर के कुछ तो वीकनेसेस को पॉइंट करता है। जो ऑरा रीडिंग करता है, जो टैरो रीडिंग करता है, जो क्रिस्टल रीडिंग करता है, जो एस्ट्रो रीडिंग करता है, जो वास्तु रीडिंग करता है, जो फेस रीडिंग करता है, जो पाम रीडिंग करता है, वो सब अंदर की बात को बता रहे हैं। आप कभी डिनाई नहीं कर सकते हो कि हाँ कि ये गलत है, ऐसा बोल ही नहीं सकते हो आप। इज इट राइट और रॉन्ग? तो लोग जो आपके बिहेवियर पैटर्न को देख रहे हैं ना, तो वो आपके वीकनेसेस को देख रहे हैं और वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो प्लीज वर्क ऑन इट। ये मत बोलो कि ये कुछ नहीं है, ऐसा बकवास है, ऐसा मत बोलो।
और उनको पॉइंट आउट मत करो कि चलो मैं बताता हूं तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। जिस दिन तुमने अपने पे काम करना शुरू कर दिया तो ये आपके वीकनेस स्ट्रेंथ में जाएंगे कि नहीं, बिकॉज आपने अपने पे काम करना शुरू किया। और उसके बाद यू विल शिफ्ट फ्रॉम पॉवर्टी कॉन्शियसनेस इनटू प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आपका दिमाग सिकड़ा हुआ था, आपके माइंड एकदम लो लेवल का था, आपकी कॉन्शियसनेस गिरी हुई थी और आपके थॉट प्रोसेस नेगेटिव थे। लेकिन जैसे जैसे आपने अपने वीकनेसेस के ऊपर काम किया, हर चीज वो शिफ्ट हो रही स्ट्रेंथ में। ये भी स्ट्रेंथ में, अब मेरा फियर भी निकल गया, वो स्ट्रेंथ में गया। मेरी इनसिक्योरिटी निकल गई, स्ट्रेंथ में गया। जो चीजें, मेरा एंगर निकल गया, वो भी स्ट्रेंथ में गया। मतलब नेगेटिव से आप पॉजिटिव गए तो स्ट्रेंथ बढ़ा कि नहीं? तो आप इससे वहां जा रहे हो, प्रॉस्पेरिटी पे जा रहे हो। इज इट राइट और रॉन्ग? तो नॉर्मली जो अब्रॉड में लोग क्या करते थे ना, सैटरडे संडे को ना ग्राउंडिंग काम करके, कपड़ा धोना, आयनिंग करना, चॉपिंग करना, ये सब काम करते हैं वहां पे। हम इंडिया में हमें सैटरडे संडे ना एक्चुअली ये काम करने को मिल सकता है। अगर आप ऑनेस्टली देखो तो उनको तो वो सारे काम इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास लो मैन पावर नहीं है। हमारे पास तो सारे लोग अवेलेबल होते हैं। तो आप डिसाइड करो कि जिस दिन मुझे छुट्टी है ना, उस दिन मुझे 4 से 6 घंटे ना अपने मेडिटेशन, स्पिरिचुअल साधना पे काम करना है। समझ में कि नहीं? आज आप लोग इतना टाइम निकाल के यहाँ पे आए, कुछ तो आज आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं? कुछ तो आपको समझ में आया कि नहीं कि कहाँ पे आप गलत थे? इज इट राइट और रॉन्ग? और जो लोग आज भी यहाँ नहीं आए वो अपने ही कंफर्ट जोन में, उनके वीकनेसेस हैं नो डाउट, लेकिन उन्हें लगता है भाई चलने दो, जैसा चल रहा है लाइफ चलने दो। तो इनके अंदर कभी ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा, इनके अंदर कभी शिफ्ट ही नहीं होगा। कैसे शिफ्ट होगा? मैं जब भी खाली बैठता हूँ कहीं ना कहीं केव्स में जाके मेडिटेशन करता हूँ, या कभी शिरडी जाता हूँ, कभी तिरुपति जाता हूँ, और वहां जाके कुछ ना कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करता हूँ जब मैं खाली बैठा रहता हूँ। और जब मैं बिजी रहता हूँ उस टाइम पे अगर मेरी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं भी हुई ना, तो भी मुझे कोई ऐसा गिल्ट नहीं लगता यार आज मैं योगा नहीं कर पाया, आज मैं मेडिटेशन नहीं कर पाया, आज मैं हीलिंग नहीं कर पाया, आज तो मेरा दिन खराब है। ऐसा नहीं, मैं सोचता हूँ मैं पूरा चार्ज हो गया हूँ, अब मुझे यहाँ पे डिस्चार्ज होने के लिए पूरी तरह से काम पे लगा दिया है करके। जैसे मैं फ्री हो जाता हूँ वापस मैं अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी पे आ जाता हूँ, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड है कि थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं यहाँ से 4 बजे निकल जाऊंगा, एयरपोर्ट पे जाऊंगा, 2 घंटे चेक इन करने के बाद 2 घंटे मुझे टाइम मिलेंगे, मैं अपनी सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग करने के लिए बैठ जाऊंगा। मैं फिर फ्लाइट में 2 घंटे बैठूंगा बॉम्बे जाने तक, फिर मैं अपनी कुछ ना कुछ साधना में बैठ जाऊंगा। वो टाइम जो आपको अपने लिए मिलता है ना, प्लीज वो टाइम अननेसली यूट्यूब देखते हुए, न्यूज चैनल देखते हुए, लोगों के बारे में सोचते हुए मत गवाइए। आप जितना माइंड दूसरों में डालोगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, सामने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज इट क्लियर और नो? इस दुनिया में कोई बदलने के लिए नहीं आया है। अगर वो खुद बदलना चाहे तो बात अलग है, आप किसी को बदल नहीं सकते। ये चीज तो आप लिख लो करके। तो आपका 70% तो टाइम बच गया, 80%, क्योंकि आप कोशिश पूरे दिन में लोगों को बदलने के लिए कर रहे थे जिनके साथ आप अनकंफर्टेबल हो। ट्राई कर रहे थे कि नहीं मुझे बताओ? या तो आप दुखी रहते हो क्योंकि वो आपको टॉर्चर कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, ताने मार रहा है, या आपके साथ फ्रिक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो आप बोलते भगवान प्लीज इसको सुधार दो, प्लीज इसको पॉजिटिव कर दो, प्लीज इसको पॉजिटिव कर दो। वो क्यों होगा? या भगवान भी क्यों उसको करेगा? क्यों करेगा मुझे बताओ? तो वो जो टाइम जो आप दूसरों के सोचने के लिए डालते थे, वो जो टाइम जो आप दुनियादारी को समझने के लिए डाल रहे थे, वो टाइम अब माइनस कर दो। आज के बाद खत्म हो गया। आज के दिन से डिसाइड करो मुझे किसी के लिए टाइम स्पेंड नहीं करना है अनवांटेड, मुझे किसी के लिए दिमाग नहीं लगाना है, मुझे अपनी एनर्जी किसी में लगानी नहीं है, मुझे वो एनर्जी अपने में लगानी है। तब जाके आप यहां से शिफ्ट होगे और वो एक्चुअली रियली आपका प्रॉस्पेरिटी का स्टेट होगा, और ये आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। समझ में कि नहीं? दैट इज कॉल्ड रियल एंटी एजिंग प्रोसेस। कि अगर आपको मरते दम तक आपको हेल्दी रहना है तो ये एक ही तरीका है कि आपने पूरी समय, पूरी एनर्जी, पूरे थॉट प्रोसेस, पूरे भाव अपने लिए रखें। आपने लीक नहीं किए, वेस्ट नहीं किए, ड्रेन नहीं किए और दूसरों पे नहीं गवाया आपने। हम पैसा देते ना लोगों को, लोग पैसा वापस नहीं देते आजकल नहीं देते। तो आप अगर किसी के लिए दिमाग लगाओगे तो कोई आपके लिए आपको वापस देगा वो समय? आप किसी के लिए एनर्जी डाल रहे हो, कोई आपको एनर्जी वापस देगा? नहीं देगा।
आप किसके लिए समय डाल रहे हो, कोई आपको समय देगा? नहीं देगा। अब अगर कोई कुछ दे ही नहीं रहा है तो बेटर क्या है कि हम अपने लिए वो एनर्जी क्रिएट करें कि नहीं। ये जितने बड़े संत साधु है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ कि ये लोग ने एक्चुअली यही सब प्रोसेस किया है। मैंने रजनीकांत को भी देखा है बहुत से बार ऋषिकेश में या महाअवतार बाबा जी के केव्स में बैठे बैठे मेडिटेट करते जैसा उनको लगता है अब मुझे पिक्चर की ऑफर आई है या उन्हें पिक्चर बनाना है, तब वो केव से बाहर जाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, वापस वो अपने ऋषिकेश में दयानंद आश्रम में चले जाते हैं या महाअवतार बाबा जी की केव्स में जाते हैं। तो ऐसे मैं देखा है अमिताभ बच्चन को कि जू से लेके सिद्धिविनायक तक चलते जाते हुए। एकता कपूर को मैं मिला हूँ, वो मैं देखता हूँ जब देखो तब तिरुपति बालाजी चले जाती है वो। ये लोग समझते हैं एनर्जी का साइंस, हम उस एनर्जी का साइंस ही नहीं समझते। समझ में कि नहीं? हमारे बॉम्बे में एक जगह पे जहाँ मेरी एक सेंटर है माटुंगा में, उसके नीचे ना एक शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है। मैक्सिमम क्रिकेटर्स जो भी हैं, सचिन तेंदुलकर को लेके, ये मैंने कितने साल से देखा है, वो लोग उस मंदिर में आते थे कोई भी एक क्रिकेट मैच के पहले, पैर पड़ने आते थे, वहाँ हवन यज्ञ पूजा पाठ करते थे और फिर वो चले जाते थे। मतलब सचिन तेंदुलकर तो इवन मैंने देखा था कि वो जब मैं पुट्टपति गया था सत्य साई बाबा की औरा करने, तब वो वहाँ पे भी आए थे उनके पैर पड़ने के लिए। तो ये लोग सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं एनर्जी सोर्सेस हैं, तभी वो इतनी स्पोर्ट्स में माहिर थे, वो इतने फिटनेस के लिए इतनी एक्सरसाइज करते थे, जॉगिंग करते थे, फूड के लिए इतने कॉन्शियस रहते थे। हम लोग समझते ही नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंटरनल प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको ये सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये मत कहना ये मेरी एज नहीं है, कुछ एज के बाद मैं ये सब करूंगा। अरे आप आधा घंटा तो करो, 1 घंटा तो करो आप, और जिस दिन छुट्टी है उस दिन 2-4 घंटे ज्यादा करो। मैं तो कहता हूँ उतना तो कर सकते हो कि नहीं। अगर सही में आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना है, दवाइयाँ नहीं खानी है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, सर्जरी नहीं करनी है, तो मुझे लगता है यही चीजें आपको काम में आने वाली है। इज राइट। हम नॉर्मली कहते हैं जब मेरा नसीब अच्छा होगा ना तब सब कुछ अच्छा होगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड द गुड लक, देयर इज ओनली कॉल्ड योर एफर्ट्स। आपने कितने एफर्ट्स डाले वही आपका लक काम करता है, ये चीज ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी ऐसा कोई समय के लिए वेट मत करना कि कभी मेरा भाग्य का उदय होगा, कभी मुझे लॉटरी लगेगी, कभी मेरा नसीब अच्छा होगा। आपने पहले कितनी एफर्ट्स डाली है वही चीजें आपको वापस आने वाली है। कोई आपको अल्लाउद्दीन का चिराग नहीं देने वाला है कि आप लो और आप घसो और आपके पास कुछ आ जाएगा। ऐसा होने वाला है? मुझे बताओ। कभी कुछ नहीं होने वाला है। आपके सारे चीजें जो भी आपके, मैंने शुरू में ही आपको कहा कि जो भी आपके जो वीकनेसेस हैं उसके ऊपर आप काम करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक लिस्ट बनाओ यहाँ से जाने के बाद, मेरे क्या क्या कमजोरियां हैं। मेरा वेट मेरा प्रॉब्लम है, मेरा रिलेशन मेरा प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ मेरी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और उसको ट्रैक करो। ये कब से शुरू हुई? 2 साल पहले, 4 साल पहले, हाँ मैंने ये चीज बंद की तब से ये प्रॉब्लम हुआ, अच्छा ये ऐसे हुआ तब से ये। अपने अंदर चीजों को फिगर आउट करो। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। महावीर ने, बुद्धा ने भी यही किया, जिसको जाति स्मरण कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब आप ये प्रोसेस करोगे आपको कॉज पता चलेगा किस चीज का। कोई भी आप पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फियर पकड़ लिया, तो फियर का कॉज कहाँ से आया, कब से आया? मैंने कोई ऐसे बचपन में कोई ऐसी घटना देख ली इसलिए मेरे अंदर फियर आया, या माँ बाप ने मेरे अंदर फियर डाला, या कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ इसके लिए मेरे अंदर से फियर आया, या मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था इसके लिए मेरे अंदर फियर आया। ये चीजों को आप फाइंड आउट करो। इज इट राइट और रॉन्ग? दैट इज कॉल्ड थॉट ट्रैकिंग। इसको कहते हैं अपने विचारों को देखना। मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें आपको ही अंदर जाना पड़ेगा। जितना आप अंदर जाओगे और अपने सारे अनवांटेड थॉट्स और इमोशंस को ट्रैक करोगे ना, वही चीज करेक्ट करने वाली है। बाहर से कौन कितना करेगा मुझे बताओ? कितना कर पाएगा? कर पाएगा? आप अपना एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ, एक्सरे कराओ, कुछ भी कराओ, वो कितना बोल पाएंगे कि भाई आपके अंदर क्या गुस्सा कितना है, डर कितना है, इनसिक्योरिटी कितना है? कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई पंडित, पुजारी, किसी के पास कोई एक इंट्यूटिव पावर वाला रहेगा, साइकिक पावर वाला रहेगा, वो भी 100% नहीं बता सकता। आपको 100% सिर्फ आप खुद ही बता सकते हो, क्योंकि पूरा डेटा अंदर है कि नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? मैं अगर मेरे मोबाइल से इसमें अगर मैं हॉटस्पॉट चालू करता हूं, आपको सिर्फ कनेक्शन दे सकता हूं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर है क्या। पता चलेगा? पता चलेगा? नहीं बनेगा। आपके गुरु आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं, हॉटस्पॉट दे सकते हैं,
लेकिन वो अपना विजडम आपको नहीं दे सकते। अगर ऐसा रहता तो स्वामी विवेकानंद सबको दे देते, लॉर्ड बुद्धा सबको अपना विजडम दे देते। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हर एक को ये प्रोसेस इंडिविजुअली करना है, ये चीज समझे। और जिस दिन आप ये करोगे, आपके थॉट प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो भी इंटेंशन है, डिजायर्स है, इमोशंस है, ये कहाँ अटका भटका पड़ा है, ये आपको पता चलेगा। और जिस दिन आपको पता चलेगा कि ये चीजें ऐसी ऐसी मेरी नेगेटिव है, आपको इस लव के थ्रू या स्पिरिचुअल एक्टिविटी के थ्रू उसके ऊपर काम करनी पड़ेगी। दैट्स द ओनली वे आउट। इज इट राइट? सो आई होप आज आप समझ गए हो कि कितना इंपॉर्टेंट है खुद के ऊपर काम करना। मैंने शुरुआत से आपको बताया, बाहर के वोल्टेज की एनर्जी पे डिपेंड मत रहो, अपने अंदर की वोल्टेज की एनर्जी को एक्टिवेट करो, अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट करो, अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई ऐसी सप्रेशन मत करो। आपका बच्चा बोलता है ना, मुझे गाना गाना है, मुझे डांस करना है, मुझे ड्राइंग करना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, उसको जाने दो। उसके अंदर की जो भी क्रिएटिविटी है उसको बाहर आने दो। ये मत बोलो पहले डिग्री लेके आ, पहले अच्छे जॉब कर, बाद में ये सारी चीजें कर। इज इट राइट? और ये ऐसा मत सोचो अब आपकी उम्र बहुत बड़ी हो गई, अब मैं कहाँ मैं गिटार सीखूं, मैं कहाँ ये करूं, ये तो वो टाइम पे मेरी इच्छा थी 20 साल पहले। ऐसे नहीं है, जागा तब से सवेरा, बेटर लेट देन नेवर। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जिस दिन से आप ये काम करोगे, यू विल कम अल्टीमेटली इनटू द स्टेट ऑफ अबेंडेंस, एंड दैट इज द बेस्ट स्टेट ऑफ द लाइफ। इज इट राइट और रॉन्ग? हमें कुदरत की सारी उस अबेंडेंस शक्तियों का एक्सपीरियंस लेना है। आर्टिफिशियल चीजों का एक्सपीरियंस लेने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप मरने के बाद अगर भगवान को बोलोगे ना, मैंने 14 प्रो मैक्स का एक्सपीरियंस लिया है, कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू है? आप बोलोगे नहीं मैंने मर्सिडीज, BMW, फरारी सबका एक्सपीरियंस लिया है, कोई वैल्यू नहीं है। आप बोलोगे नहीं मैंने सारे आपके कुदरती चीजों का एक्सपीरियंस लिया है, अलग अलग मैंने स्वीट, बिटर, सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर एक चीज का मैंने खा के टेस्ट लिया है, तो दैट साउंड्स वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने ट्रैवलिंग करके एक्सप्लोर किया कि भाई केरला में फेस्टिवल कैसे होते हैं, नॉर्थ में कैसे होते हैं, ईस्टर्न में कैसे होते हैं, उस चीज का आपको एक्सपीरियंस लेना है, उस चीज का आपको एक्सप्लोरेशन करना है। इज इट राइट और रॉन्ग? ये सारी कुदरती चीजों का, कि जैसे हम बॉम्बे में भी देखते हैं लोग है ना, नवरात्रि में सारे लोग डांस करते हैं, गणपति में भी लोग सारे डांस करते हैं, सारे फेस्टिवल मनाते हैं, मुस्लिम लोग भी आते हैं, तो वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई इनके रिलीजन में ये त्योहार कैसे मनाया जाता है। सी दैट इज व्हाट वी आर कम टू डू इन द लाइफ। इज इट राइट और रॉन्ग? मुझे बताओ। हमें दूसरे के एक्सपीरियंस में डिपेंड नहीं करना, हम यूट्यूब नहीं देखना है कि इसकी रेटिंग कितनी है, इसका क्या एक्सपीरियंस है। हम पूरा टाइम यही पढ़ते आ रहे हैं, आजकल पढ़ते आ रहे कि नहीं? एक स्विगी में भी कुछ खाना मंगाना है तो उसमें देखते हैं इसकी रेटिंग कितनी है। आप खुद एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते कोई चीज का? कोई भी चीज का, इलेक्ट्रॉनिक चीज है या कोई भी चीज है, मैं कहता हूं आप अपनी रेटिंग करो कि आपको अंदर से क्या लगता है। और कहीं अगर आपको बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो ये सोचो कि आज मैंने क्यों ऐसे बुरे एक्सपीरियंस को एक्टिवेट किया, मतलब कुछ तो बुरा मेरे अंदर होगा, तभी बाहर से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इसको अट्रैक्ट किया है। तो अगर आप पॉजिटिव होते हो तो सारी चीजें पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे कि नहीं, ये आप सोचो। तो दिस इज द अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब क्या है कि खुशी का फ्लो होना, हैप्पीनेस का फ्लो होना, जॉय का फ्लो होना, पीस का फ्लो होना, लव का फ्लो होना, दैट इज अबेंडेंस। इज इट राइट? आपके अंदर फ्लो क्या हो रहा है पहले तो ये देखो। मैं अगर आपका ब्लड टेस्ट के लिए आपकी ब्लड सैंपल भेजूं और वो कहेंगे लैब वाले कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपके अंदर अबेंडेंस फ्लो नहीं हो रहा है, बीमारी फ्लो हो रही है, डिजीज फ्लो हो रही है, नेगेटिविटी फ्लो हो रही है। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? फिर आप उसका केमिकली करेक्शन करने की कोशिश करोगे या सर्जरी कराओगे, आर्टिफिशियली करेक्शन कराओगे, तो वो कितने टाइम तक आप ठीक रह पाओगे, मुझे बताओ। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे ये लगता है कि आपको देखना है कि मेरा अंदर का जॉय फ्लो हो रहा है कि नहीं, मेरे अंदर से खुशियां जा रही कि नहीं बाहर। अगर अंदर आएगी नहीं तो जाएगी भी कहां से बाहर, निकलेगी भी कर, इनपुट नहीं तो आउटपुट भी कहां से होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमारा अंदर का जो ट्रांसफॉर्मर है वही गलत चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो गलत चीजों को इमिट करेगा, वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर रहा है तो नेगेटिव इमिट करेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? आप देखते हो जो लोग ज्यादा अल्कोहल ले लेते हैं बाद में करते क्या, वो तो वॉमिट ही करते कि नहीं, गलत चीज अंदर ले तो वही तो बाहर निकालने वाले। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पहले देखो कि आपका इनटेक क्या है, और इनटेक चेक करो आपका अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, और फिर आप देखो आपका आउटपुट कितना जबरदस्त निकलेगा। आप
से जो भी फ्लो होगा ना, लोग इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। क्यों लोग मंदिर जाते हैं? वहाँ कोई भगवान एक्चुअली नहीं होते, लेकिन एनर्जी पॉजिटिव फ्लो होती है, इसलिए लोग जाते हैं। क्यों लोग इतने पहाड़ चढ़ते हैं, 4 धाम जाते हैं? कौन सा एक्चुअली फिजिकल भगवान है वहाँ पे? हम तो जिंदा हैं तो भी नेगेटिव चीज़ों को इमिट कर रहे हैं, और वहाँ तो पत्थर की मूर्तियाँ हैं, आइडल्स हैं, वो भी पॉजिटिव एनर्जी इमिट कर रहे हैं। कुछ तो डिफरेंस समझो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डाला ही पॉजिटिव था तो निकल भी पॉजिटिव रहा है। मंत्र से डाला, शक्तिपात किया, प्राण प्रतिष्ठा की, तो पॉजिटिव चीजें अंदर डाली तो पॉजिटिव चीजें बाहर निकल रही है। इज इट राइट और रॉन्ग? आप खुद अपने अंदर सारी नेगेटिव चीजें डाल रहे हो, जो एक कलेक्टिव पैटर्न चल रही है इस दुनिया में, और वही चीज तो बाहर निकलेगी आपके अंदर से। फिर निकलेगा क्या? आप चेक कराओ, आपका ब्लड टेस्ट कराओ, यही तो सब निकलने वाला है आपके अंदर। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। सो आई होप आप समझ गए हैं। किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर आई एंड? ये सब्जेक्ट बहुत नया है और हमने उसको एक अलग एंगल दिया, मनी को रिलेशनशिप के साथ, हेल्थ के साथ, एनवायरमेंट के साथ, गॉड के एथिक्स के साथ, इस चीज के साथ आपने कंपेयर किया। यहाँ कोई एक कॉर्पोरेट माइंड सेट करने के लिए आपको नहीं बताया कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करोगे या क्लाइंट्स के वॉल्यूम बढ़ाओगे। ये बातें यहाँ नहीं हो रही है। इज इट राइट और रॉन्ग? आजकल देखते हो डिजिटल वर्ल्ड है, कोई भी अपने व्यूअर्स बढ़ा सकता है। कोई भी कितनी वल्गर फोटोज डालता है, अपने व्यूअर्स बढ़ा देता है। कोई भी अपनी गंदी गाली वाले यूट्यूब अपलोड करता है, व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है अपने फॉलोअर्स बढ़ाना, व्यूअर्स बढ़ाना। बड़ी बात क्या है कि आप खुद गॉड को कितना फॉलो कर रहे हो, आप नेचर के लॉ को कितना फॉलो कर रहे हो। आप अच्छे फॉलोअर बन जाओ। आप अननेसेसरली किसी को फॉलो करने के लिए ऐसी नेगेटिव हरकतें मत करो। इज राइट और रॉन्ग? ठीक है। So any question from your side? I hope the concept is clear to you. Yes. काफी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो मे भी थोड़ा डाइजेस्ट करने को टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो लोग इस चीज को कोरिलेट कर पाते होंगे, बिकॉज ये लोग खुद काफी बार ऐसे सेमिनार्स में, वर्कशॉप में, रिट्रीट्स में ये लोग आ रहे हैं, और इनकी बीच बीच में जब सफाइयाँ होती है, धुलाइयाँ अंदर से होती हैं, कैथारसिस होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तब ये कोरिलेट कर पाते कि मेरे अंदर से निकला क्या, ऐसा है करके। लेकिन मैं कहता हूँ आप भी शुरुआत करो कहीं ना कहीं, कहीं मेडिटेशन से, योगा से, हीलिंग से, जैसे भी आपको लगे, व्हाटएवर, या ऑरा से शुरुआत कर सकते हो। तो जैसे भी आपको लगे प्लीज स्टार्ट समवेयर। ऐसा है, हमारे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं है मार्केटिंग के कि हम आपको बोलें कि भाई इसके मेंबर बन जाओ, ये प्रोडक्ट हमसे खरीदो। हमारे पास कुछ नहीं है। जो ज्ञान हमारे पास है वो हमारे यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। कभी भी आप डॉक्टर उदेशा टाइप करो या साई करुणा मिशन टाइप करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इज इट राइट? तो जब भी आपको टाइम है एक्स्ट्रा तो प्लीज ये यूट्यूब के गो थ्रू कीजिएगा। करीबन 200-300 तो मनी के ऊपर ही वीडियो है, अदरवाइज तो 1000 से ज्यादा वीडियो अपलोडेड है, हेल्थ के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, एनलाइटनमेंट के ऊपर, बहुत सारे अलग अलग। सुबह 6 से 7 हमारा फ्री योगा होता है ऑनलाइन, और शाम को 6 से 7 फ्री मेडिटेशन होता है, जूम सेशंस होते हैं। तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स, या स्पेशली आपके घर में जो लोग रिटायर्ड हैं, आपके बड़े बुजुर्ग, एटलीस्ट उनको कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजिकली कनेक्ट कर दो, ताकि उनका वो डिप्रेशनल पार्ट निकल जाए। क्योंकि वो घर में बैठे बैठे अगर नेगेटिव एनर्जी इमिट करते रहेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने डीएनए से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? है ना? तो प्लीज कोशिश करो कि आप भी कुछ इस चीज को करोगे तो शायद आपके वजह से लोग भी इसमें आ जाएंगे। राइट? अगर कोरोना नेगेटिव चीजों को फैला सकता है तो हम पॉजिटिव चीजों को फैलाएं। इज इट राइट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉयड द लॉट। और इसको हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, इसकी भी लिंक आपको भेजेंगे। अगर आप